आज की कहानी एक ऐसी बुरी आत्मा की है जो एक खूबसूरत लड़की के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। अब उस आत्मा की इस लड़की से ऐसा क्या दुश्मनी है जो उसे बार बार मारने की कोशिश करता है, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत में हम केसी नाम की एक लड़की को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। और जॉगिंग करते हुए वो एक जगह रुक जाती है। तभी सामने उसे एक ग्लव्स दिखाई देता है, लेकिन जब वो उस ग्लव्स को उठाती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। तभी वो मुड़कर देखती है कि उसके पीछे कुछ दूर एक बच्चा खड़ा है जो दिखने में बहुत डरावना लग रहा था। लेकिन पल भर में उसी जगह पर बच्चे की जगह उसे एक मास्क लगाया हुआ कुत्ता दिखाई देता है। इसके बाद जब केसी उस कुत्ते के पीछे जाती है तो कुछ दूर आगे जाने पर वो कुत्ता उसे नहीं दिखाई देता और एक जगह पर वही मास्क पड़ा हुआ दिखाई देता है जो उस कुत्ते के मुंह पर लगा हुआ था। जिसके बाद केसी जब उस मास्क को उठाकर देखती है तो उसे उसके नीचे एक कांच की बोतल मिलती है जिसके अंदर एक मरा हुआ बच्चा था। और जैसे ही केसी उस बोतल को गौर से देखने लगती है तभी वो बच्चा अपनी आंखें खोल देता है, जिससे केसी यहाँ बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर कहानी के आगे हम केसी को देखते हैं जो रात को घर में रोमी नाम की अपनी एक दोस्त के साथ बात कर रही होती है, जहाँ वो रोमी को अपनी ड्रीम के बारे में बताती है और उसे उस ड्रीम का मतलब पूछती है। असल में कहानी की शुरुआत में हमने जो कुछ देखा था वो दरअसल केसी की एक ड्रीम थी। तो रोमी एक बुक देखकर केसी को उसके ड्रीम की मीनिंग बताने की कोशिश कर रही होती है। दरअसल केसी अपना खर्चा चलाने के लिए इस घर में बेबी केयरिंग की जॉब करती है, जिसमें वो मेटी नाम के एक 4 साल के बच्चे की देखभाल करती है। अब दोनों दोस्त फोन पर बातें कर ही रहे थे, तभी केसी को मेटी की आवाज सुनाई देती है तो वो उसे चेक करने के लिए ऊपर चली जाती है। जाकर वो देखती है कि मेटी अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को मिरर दिखा रहा था। जिसके बाद जब वो मेटी के पास जाती है तो मेटी उसी मिरर से केसी के सर पर मार देता है और फिर केसी को एक अजीब सी आवाज में कहता है, ज़ॉम्बी वांट्स टू बी बॉर्न नाउ। ये सुनकर केसी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये ज़ॉम्बी आखिर कौन है। अब यहाँ आपको हम बता दें कि जो बच्चा केसी की ड्रीम में आया था वो असल में एक ईविल बच्चा है जिसको एक बुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। और ये बच्चा आखिर कौन और किसका था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेटी के पेरेंट्स घर आ जाते हैं तो केसी अपने घर चली जाती है, जहां वो अपने डैड के साथ रहती है। और उसकी मॉम की डेथ काफी समय पहले ही हो चुकी थी, जिन्होंने असल में सुसाइड किया था। अब घर आकर केसी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए हाथ मुंह धोकर जाने लगती है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि मिरर में कुछ हलचल हुई है, तो वो फिर से मिरर चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। इसके बाद केसी अपने बेड पर आकर सो जाती है और तभी हम मिरर में होने वाली हलचल को फिर से देखते हैं कि कैसे वो मिरर हिल रहा था। अब अगली सुबह हम केसी को कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहां वो अपने फ्रेंड्स को रात के इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है। तभी केसी की फ्रेंड रोमी उसे बताती है कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि न्यूबॉर्न बच्चों को अगर 1 साल होने से पहले मिरर दिखा दिया जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। तो रोमी की इस बात पर वो खुद तो यकीन करती है, पर केसी और उसका बॉयफ्रेंड मार्क को यकीन नहीं होता। फिर आगे केसी जब अपनी क्लास में होती है तो उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और इसी बीच उसे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी वांट्स टू बी बॉर्न नाउ। और फिर अपने हाथ पर एक कीड़े को देखकर डर जाती है और परेशान होकर क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद केसी जब बाथरूम में नहा रही होती है तो उसे वही ड्रीम के बारे में ख्याल आने लगते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो नहाकर बाहर आती है तो उसे वहाँ रोमी मिलती है। तो बातें करते हुए रोमी केसी की आंखों पर नोटिस करती है कि केसी की आंखें 2 कलर की है और उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। फिर आगे केसी और मार्क एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर केसी की आंखों की कुछ टेस्ट करते हैं और साथ ही उसकी आंखों की फोटो भी लेते हैं और इसकी रिपोर्ट कुछ दिन बाद लेने के लिए कहते हैं। अब आगे केसी जब मार्क के साथ घर जा रही होती है तभी वो मार्क को आज रात अपने घर आने के लिए कहती है, क्योंकि केसी के डैड आज शहर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो चाहती है कि दोनों साथ मिलकर कुछ खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे। तभी उसी समय रोड पर वही ईविल बच्चा फिर से दिखाई देने लगता है और कुछ ही समय में वो गायब भी हो जाता है और इससे वो थोड़ा घबरा जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केसी और मार्क रात को खूबसूरत पलों के मजे ले रहे होते हैं और फिर केसी मार्क को अपनी मॉम के बारे में बताती है जो आखिरी समय में मेंटल हो गई थी और उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद केसी जब बाथरूम में जाती है तो पहले की तरह फिर से वही मिरर हलचल करने लगता है। तो केसी जब उसको खोलकर देखती है तभी उसके अंदर वही ईविल बच्चा भयानक रूप में दिखता है, जिससे केसी बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी मार्क भी केसी की आवाज सुनकर वहां आ जाता है और केसी उसे मिरर के बारे में बताती है। लेकिन जब मार्क उस मिरर को चेक करता है तो उसे वहां कुछ नहीं दिखता, जिसके बाद केसी उस मिरर को निकालकर एक अलमारी में रख देती है। फिर अगली सुबह केसी जॉगिंग करते करते
उसी घर के पास से गुजरती है जहाँ केसी बेबी केयरिंग का काम करती थी। तो उसे पता चलता है कि मेटी की न्यूबॉर्न सिस्टर, जिसे मेटी उस दिन मिरर दिखा रहा था, उसकी डेथ हो गई है। पर केसी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और आगे केसी डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने जाती है तो डॉक्टर उसकी आंखों के 2 कलर का रीजन बताता है कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ऐसा कभी कभी आंखों में 2 कलर उन्हीं के होते हैं जो ट्विंस यानी कि जुड़वा होते हैं, या फिर जेनेटिकली भी ऐसा हो सकता है। पर केसी कहती है मेरा तो कोई ट्विंस है ही नहीं। लेकिन डॉक्टर केसी को अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कहते हैं। अब केसी डॉक्टर की ट्विंस वाली बात को लेकर काफी परेशान होती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो अपने डैड के पास जाती है, जहां उसकी डैड उसे बताते हैं कि ये सच है कि तुम ट्विंस ही पैदा हुई थी, लेकिन तुम्हारे पैदा होने के समय दूसरा बच्चा मर गया था जो तुम्हारा एक जुड़वा भाई था। और वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे ट्विंस भाई का नाम ज़ॉम्बी रखा था, जिसे सुनकर केसी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने यही नाम मेटी के मुंह से पहले भी सुन चुकी थी। इसके बाद केसी घर आकर अपनी मॉम के पुरानी फोटोज देखने लगती है और उसे एक वीडियो कैसेट भी मिलता है। लेकिन उस दौरान केसी को सोफी कोज़मा नाम की एक लेडी के बारे में पता चलता है और सोफी की प्रेगनेंसी की फोटो भी मिलती है, जिसमें सोफी के साथ वही बच्चा खड़ा होता है जो केसी को ड्रीम में दिखाई देता था। फिर आगे केसी रोमी के साथ सोफी से मिलने जाती है, जहाँ पर केसी जब सोफी से अपने मॉम के बारे में पूछती है तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं जानती। और जब केसी सोफी को उसकी फोटो दिखाती है जिसमें उसके साथ एक लड़का खड़ा है तो सोफी ये देखकर बहुत घबरा जाती है और केसी को जल्दी वहाँ से जाने के लिए कहती है। इससे केसी बहुत हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि केसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज के साथ मिलने वाली वो वीडियो चलाकर देखने लगती है, लेकिन उस वीडियो में उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। अब आगे केसी अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने के लिए क्लब जाती है, पर केसी को वहाँ भी वो बच्चा दिखाई देता है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर केसी बहुत घबरा जाती है और वहाँ से बाथरूम के अंदर जाकर उल्टियाँ करने लगती है। तभी उसे बाथरूम की दीवार पर बनी एक छोटे से होल से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं और फिर देखते ही देखते बाथरूम के चारों तरफ से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं, जिससे केसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और उसी दौरान केसी अपनी मॉम की सोल को भी देखती है जो कि उससे कुछ कहना चाह रही होती है, पर तभी मार्क और रोमी उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं और उनके आते ही वो देखती हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर आगे हम इसी रात को देखते हैं कि केसी अपने घर में आकर अपनी दोस्त रोमी से वीडियो कॉल पर क्लब में डरने वाली इंसिडेंट के बारे में बातें कर रही होती है। तो रोमी कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, शायद तुमने ज्यादा पी ली थी, तुम डरो मत और एक सिजर्स लेकर अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाओ, क्योंकि मेरी दादी कहा करती थी कि ऐसा करने से हमारे आसपास आत्माएं नहीं आते। इसके बाद केसी अपने दोस्त के कहने पर ऐसा ही करती है और लाइट ऑफ करके सो जाती है, लेकिन सोते ही वो एक सपना देखने लगती है जिसमें उसे दिखता है कि वो नींद से जाग गई है और आंखें खुलते ही वो खुद को ठीक उसके बेड के ऊपर छत पर लेटा हुआ पाती है और वही अपने आप को बेड पर भी लेटा हुआ देखती है। ये देखकर वो घबराने लगती है और देखती है कि उसके पास वही बुरी आत्मा लेटा हुआ है जो उसकी पेट अपने हाथों से फाड़ने लगता है और ये देखकर वो ऊपर से चिल्ला रही होती है। पर तभी केसी की आंख खुल जाती है और वो अपनी पेट चेक करती है। अब नींद से जागते ही उसे सोफी की कॉल आती है जो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ। तो केसी रात को ही सोफी के पास चली जाती है, जहां वो केसी को बताती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ और फोटो में जो बच्चा दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई बार्तो है, यानी कि तुम्हारे अंकल। और फिर वो आगे बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ डॉक्टर्स ट्विंस बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए थे और उसी लिस्ट में से मेरा भाई बार्तो भी था, पर वो पूरी तरह मरा नहीं था। लेकिन एक दिन बार्तो को अचानक होश आ गया क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा आ गई थी और ये मिरर वर्ल्ड की आत्मा है जो सिर्फ ट्विंस को अपना शिकार बनाती है एक शरीर पर जिंदा रहने के लिए। और फिर वो बताती हैं कि मैंने ही अपने भाई को मार दिया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है, लेकिन वो मर तो गया लेकिन वो आत्मा इस दुनिया से पूरी तरह से नहीं जा पाया और यहाँ तक कि उसी की वजह से तुम्हारी मॉम ने सुसाइड कर लिया था और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि तुम भी एक ट्विंस हो। फिर आगे वो बताती है कि उस मिरर वर्ल्ड से इस दुनिया में आने के लिए उन्हें काफी समय और ताकत की जरूरत पड़ती है और बार्तो की आत्मा अभी भी कमजोर है, इसलिए उसे अभी मारा जा सकता है। फिर वो केसी को एक प्राचीन किताब के बारे में बताती है और कहती है कि उस किताब में उस आत्मा को मारने के बारे में बताया गया है, पर तुम उस किताब की भाषा को समझ नहीं पाओगी, इसलिए उस किताब की भाषा समझने के लिए तुम्हें रेबी नाम के एक आदमी के पास जाना होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। और फिर केसी को एक लॉकेट भी देती है और कहती है कि ये लॉकेट तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा,
इसके बाद केसी ऐसा ही करती है और उस प्राचीन किताब को लेकर रेबी के पास जाती है और उससे मिलकर किताब को ट्रांसलेट करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है। तो रेबी कहता है कि मुझे इस किताब के बारे में थोड़ा बहुत पता है, जिसमें स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बताया गया है, पर इन चीजों पर मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन किसी की मदद के लिए मैं इस किताब को जरूर पढ़ूंगा। इसके बाद केसी अपने घर आ जाती है और सोफी के कहे अनुसार अपने घर पर लगे सारे मिरर तोड़कर उन्हें जलाकर दफना देती है, क्योंकि वो आत्मा मिरर के जरिए ही लोगों को वश में करके मार देती है। वहीं केसी की दोस्त रोमी अपनी कार से केसी के पास आ रही होती है। तभी रास्ते में उसकी कार से मेटी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे रोमी बहुत डर जाती है। पर जब वो गाड़ी से बाहर आकर देखती है तो मेटी को कुछ भी नहीं हुआ होता है। जिसके बाद जब वो मेटी के पास जाती है तो मेटी उसे केसी की मदद करने के लिए मना करता है और कहता है कि अगर तुम केसी की मदद करोगी तो तुम भी मारी जाओगी। ये सुनकर रोमी काफी घबरा जाती है और फिर वहाँ से केसी के पास चली आती है और उससे मिलकर सब कुछ बताती है। इस पर केसी रोमी को उससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन रोमी कहती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और इस मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ दूंगी। वहीं दूसरी तरफ सोफी जब रात को सोने जा रही होती है तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसे चेक करने के लिए सोफी जब बाहर जाती है तो उसे एक बहुत बूढ़ा आदमी सीढ़ियों पर दिखाई देता है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है तभी वो बूढ़ा आदमी एक भयानक गोस्ट में बदल जाता है और उल्टा होकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। ये देखकर सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे बचने के लिए अंदर की तरफ भागने लगती है और अपनी जान बचाकर एक कमरे में जाकर छुप जाती है। तभी सोफी के पीछे से बार्तो की आत्मा आ जाती है और उसे मार देती है। अब अगले दिन जब केसी को सोफी के मौत के बारे में पता चलता है तो उसे सोफी की मौत पर बहुत दुख होता है। इसके बाद एक बूढ़ी औरत आकर केसी को सोफी की एक लेटर देती है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो जल्द से जल्द रेबी की मदद से उस बुक को ट्रांसलेट करवाकर उस आत्मा को खत्म करने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो वो आत्मा उसके सभी करीबी लोगों को धीरे धीरे खत्म कर देगी। वहीं दूसरी तरफ हम रेबी को देखते हैं कि जब रेबी उस बुक को ट्रांसलेट कर रहा होता है तभी उसे अपने घर में कुछ अजीब सी आवाज आती है और चेक करने पर रेबी को वहाँ एक उल्टा मुंह वाला कुत्ता दिखाई देता है, जो देखने में बहुत डरावना लग रहा होता है। अब इधर केसी और रोमी जब वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं तभी रोमी को अपने घर के डोरबेल बजने की आवाज आती है, इसलिए वो देखने के लिए चली जाती है। तभी केसी को वीडियो कॉल पर रोमी के घर में लगे मिरर पर बार्तो की आत्मा दिखाई देती है, जिससे केसी समझ जाती है कि वो आत्मा अब रोमी को भी मार देगी। इसलिए वो जल्दी से मार्क को लेकर रोमी के घर की तरफ भागती है। वही रोमी जब अपने घर का दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ मेटी दिखाई देता है, जो रोमी के पेट में चाकू से अटैक कर देता है, जिससे रोमी जख्मी हो जाती है और उसी हालत में घर के अंदर भागने लगती है और मेटी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ केसी और मार्क आ जाते हैं और मेटी को दूर हटा देते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो आत्मा मेटी के शरीर से निकलकर रोमी के अंदर चली गई है, जिससे रोमी भयानक तरीके से कांपने लगती है और उसकी रूप बदलने लगती है। ये देखकर केसी और मार्क मेटी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन हम मार्क, केसी और रेबी को एक साथ देखते हैं, जहाँ रेबी उनसे कहता है कि हमें केसी का एग्जॉर्सिज्म करना होगा और ये काम उसी जगह पर करना होगा जहाँ केसी की मॉम ने सुसाइड की थी। तभी यहाँ आर्थर नाम के एक प्रीस्ट आकर उनसे मिलते हैं, जिसके कारण रेबी कहता है कि इस काम में हमारी मदद आर्थर भी करेंगे। वही आर्थर रेबी से कहते हैं कि हम एग्जॉर्सिज्म तो करेंगे, लेकिन इस काम के लिए हमें कम से कम 10 और लोगों की जरूरत पड़ेगी, ताकि उस आत्मा के आने के बाद हम उसे संभाल सके, नहीं तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग रात को 10 बजे और लोगों के साथ उसी जगह पर जाते हैं जहां केसी की मॉम ने सुसाइड किया था। अब वहां जाकर वो कुछ प्लान बनाते हैं और फिर रेबी केसी को एक स्ट्रेचर पर लेटा देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। इसके बाद रेबी उन 10 लोगों से केसी के आसपास एक घेरा बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद रेबी और आर्थर एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, जिसमें सभी लोग उस प्राचीन बुक में लिखे हुए मंत्रों को एक साथ पढ़ने लगते हैं, जिससे केसी को कुछ विजन्स आने लगते हैं। और तभी वहाँ बार्तो की आत्मा आ जाती है, जिससे वहाँ चारों तरफ हलचल मचने लगती है। जिसके बाद बार्तो सभी को उछाल कर दूर फेंकने लगता है, जिसमें कुछ लोगों की भयानक तरीके से जान भी चली जाती है। वही रेबी लगातार मंत्र पढ़ रहा होता है, तभी बार्तो उस पर भी अटैक कर देता है, जिससे रेबी गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी बीच मार्क केसी को स्ट्रेचर से छुड़ा लेता है और फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और इधर बार्तो आर्थर के पास आकर उसे अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद आर्थर केसी और मार्क को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगता है।
और जब मार्क और केसी एक कमरे में जाकर छुपे होते हैं तभी आर्थर दीवार तोड़कर मार्क को पीछे से पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। वही केसी जब मार्क को बचाने जाती है तो आर्थर मार्क को छोड़कर केसी पर अटैक कर देता है, पर तभी मार्क पीछे से आर्थर के सर पर एक डंडे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि बार्तो की आत्मा आर्थर की शरीर से निकलकर अब मार्क को अपने वश में करने लगता है। तभी केसी मार्क के अंदर हो रहे भयानक बदलाव को देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद मार्क आकर केसी को पकड़ लेता है और उसकी गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी केसी अपने गले से वही लोकेट निकालकर मार्क के गर्दन पर वार कर देती है, जिससे मार्क उसे छोड़ देता है। और तभी वहाँ रेबी आखिरी मंत्र पढ़ते हुए वहाँ आ जाता है और उसके साथ साथ केसी भी मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे बार्तो की आत्मा भयानक तरीके से चिल्लाने लगता है और फिर मार्क की शरीर छोड़कर वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस दौरान मार्क छत से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर केसी पूरी तरह टूट जाती है और मार्क के पास आकर रोने लगती है। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जो अब मार्क के बच्चे की माँ बनने वाली है और डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि तुम्हें ट्विंस बच्चे होने वाले हैं, जिससे केसी घबरा जाती है और उसे मेटी की बात याद आने लगती है जिसने कहा था ज़ॉम्बी वांट्स टू बी बॉर्न नाउ। इसका मतलब वो आत्मा केसी के जरिए अब फिर से इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।